हाँ जी. So we are starting session 51. How can we start with the prayer first? आवाज ज्यादा आ रही है क्या? हाँ मैम, नहीं नहीं ठीक है, नॉर्मल है। आपको आ रही है मेरी बात? आपको आ रही है मेरी आवाज? जी, आपको आपकी आ रही है. नहीं, वो बिल्डिंग तोड़ रहे थे ना, तो मैंने कहा उसकी आवाज ज्यादा आ रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं आ रही है, ठीक है. ज़्यादा नहीं So हल्की सी। yeah, session 51, May 13, 1981. We can start prayer. तो मैम पहले प्रेयर करते हैं। लॉ क्या है? तो जवाब है लॉ एक है। सवाल है हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक के ज्ञान को सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम राह को क्यों ढूंढ रहे हैं? जवाब है क्योंकि राह उस अनंत रचयिता का, उसके प्रेम और उसकी रोशनी का और इस लॉ ऑफ वन का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और रा दोनों मिलकर जितने भी लोग ये सेशन सुन रहे हैं, चाहे फिर वो यूट्यूब पर हो या किसी और माध्यम पर हो, उनके दिलों को, उनको, उनके परिवारों को, जिनकी वो वेलविश चाहते हैं उनको, उनके चारों तरफ और उनके दिलों में अपने अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का घेरा बनाते हैं और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या नेगेटिव एंटिटी को इसमें एंट्री करने से रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि लॉ एक है। थैंक यू मैम, अब आप स्टार्ट करें। Okay. So सेशन 51 जब शुरू होता है तो डॉन कहता है कि जब हम ये सेशन शुरू कर रहे हैं तो तीसरी लॉ ऑफ वन की जो किताब है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से उनकी क्या तीसरी किताब शुरू हो रही है क्या? लॉ ऑफ वन हाँ की मैम। 3 किताबें. अच्छा, तो जब हम ये शुरू करते हैं तो लॉ ऑफ वन की जो तीसरी वॉल्यूम है, किताब है, उसके लिए कुछ सवाल हैं जो कि टेम्पररी टाइप और नॉन ट्रांजिएंट, मतलब कि कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे क्षणिक क्षण भर के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं. तो लेकिन मुझे लगता है कि दूसरों की वजह से मुझे ये पूछ लेना चाहिए. मतलब जिम और कार्ला से जो मेरी बातचीत हुई, तो मुझे लगता है कि मुझे ये पूछ लेना चाहिए. सबसे पहला सवाल तो ये है कि हार्वेस्ट के बारे में जो पॉइंट्स हैं वो आप मुझे समझा देंगे. हमारा जो दोस्त है लियो स्प्रिंकल, उसके लिए तो वो जानना चाहता है. तो हार्वेस्ट के बारे में जो पॉइंट्स हैं जरूरी वो बता देना. एंड अगर ये हार्वेस्ट को सुपरवाइज करने वाला है कोई ऊपर से, मतलब देखने वाला है कि सब कुछ सही तरीके से हो, तो ये सुपरविजन क्यों जरूरी है, कैसे होता है, खास करके ये वायलेट रे मतलब सहस्रारा चक्र के बिना पर, क्योंकि वो सहस्रारा चक्र के बिना पर होता है तो क्यों जरूरी है, कैसे होता है, और क्या ये सुपरवाइज करना जरूरी है या ये ऑटोमेटिकली सुपरवाइज हो जाता है. इस बारे में आप मुझे पहले समझा दो. हाँ तो मैम बेसिकली राह इसमें यही पूछ रहा है कि भाई सवाल जो, खैर सवाल तो समझ आ ही गया है, मैं जवाब ही देता हूँ सीधा। तो राह कहता है इन द टाइम ऑफ हार्वेस्ट देयर आर ऑलवेज। मैम इसका जरा स्क्रीन शेयर कर देना जरा, आपने जी. शायद स्क्रीन शेयर नहीं किया। हाँ, किया ना. तो मैम हम्म तो मैम रा इसका जवाब देता है, कहता है कि इन द टाइम ऑफ हार्वेस्ट देयर आर ऑलवेज हार्वेस्टर्स। द फ्रूट इज फॉर्म्ड एज इट विल बी बट देयर इज सम सुपरविजन नेसेसरी टू इंश्योर दैट दिस बाउंटी इज प्लेस्ड एज इट शुड बी विदाउट द ब्रूजेस और द ब्लेमिश। तो रा कहता है कि देखो दोस्त, जिसका कटाई का वक्त होता है यानी हार्वेस्ट का वक्त होता है, मतलब अगली घनत्वता के लिए जब ले जानी होती है अपनी हार्वेस्ट, तो कहता है कि उस टाइम पर हमारे हार्वेस्टर होते हैं। ये मैम बिल्कुल ऐसा है जैसे किसान होता है ना, कि जिस टाइम पे भाई कटाई होने वाली होती है तो उसका ध्यान ज्यादा लग जाता है अपनी खेती के ऊपर ना। तो हम्म. कहता है कि उस टाइम पर हमारे हार्वेस्टर होते ही होते हैं तुम्हारे आसपास। हम्म. कहता है वो इसलिए होता है क्योंकि देखो जब जब कोई फल पूरा तैयार हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं सुपरविजन यानी उसकी देखरेख के लिए देखरेख जरूरी होती है, ताकि
ताकि ये इंश्योर किया जा सके, मतलब ये श्योर किया जा सके कि भाई इसको खराबी ना पहुंचे, क्योंकि उस वक्त ही ऐसा होता है कि मैम जंगली जानवर हो सकता है उसे खा जाए, हो सकता है कि कोई और, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली वो ओराइन की बात कर रहा है वो, कह रहा है अच्छा। ताकि ये जो हार्वेस्ट है ना वो बिना किसी चोट के और बिना किसी नुकसान के, जैसी भी है वैसी की वैसी, ठीक है, अपनी निकल कर और चौथी घनत्वता में जाए। फिर इसके हम्म। आगे वो कहता है देर आर दोज ऑफ 3 levels वॉचिंग ओवर हार्वेस्ट। कहता है देखो, हार्वेस्ट के टाइम पे जो हमारे हार्वेस्टर होते हैं ना उनके 3 लेवल होते हैं, 3 लेवल पे चलती है ये काम 3 लेवल पे चलता है। तो पहला वो कहता है, पहला लेवल है द फर्स्ट लेवल इज प्लानिटरी एंड दैट विच मे बी कॉल्ड एंजेलिक। दिस टाइप ऑफ गार्जियन इंक्लूड्स द माइंड बॉडी स्पिरिट टोटलिटी और हायर सेल्फ ऑफ एन एंटिटी and those inner plane entities which have been attracted to this entity through its inner seeking। कहता है देखो, पहले लेवल के तो वो होते हैं जो तुम्हारे प्लेनेट पे ही होते हैं, जिनको तुम एंजल बोलते हो, ठीक है, अपने एंजल बोलते हो जिनको। कह रहा है ये वो उस टाइप के गार्जियन होते हैं तुम्हारे, उस टाइप के रक्षक होते हैं तुम्हारे, जो तुम्हारे हायर सेल्फ बनकर भी काम करते हैं, ठीक है, और तुम्हारे टोटलिटी सेल्फ के साथ भी काम करते हैं। टोटलिटी और हायर सेल्फ वाला कॉन्सेप्ट में हम पहले क्लियर कर चुके हैं, तो किसी को देखना हो तो पहले वो देख ले। तो वो कह रहे हैं कि उनके साथ भी काम करते हैं, और इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारे मतलब इनर प्लेन यानी तुम्हारी धरती के नीचे रहते हैं, जिनकी सोच एक तरीके से तुम अट्रैक्ट करते हो, अपनी तरफ खींचते हो जब तुम मेडिटेशन वगैरह करना शुरू करते हो, और अपने अंदर जाकर अंदर झांक कर जानने की कोशिश करते हो कि सत्य की खोज, मतलब अपने अंदर झांक कर सत्य की खोज पे निकलते हो जब। कह रहे हैं ये वो होते हैं। पहला लेवल ये हो गया। अब दूसरा लेवल है मैम, the second class of those who watch this process are those of the Confederation who have the honor duty of standing in the small places at the edge of the steps of light love, so that those entities being harvested will not, no matter how confused or unable to make contact with their higher self, stumble and fall away for any reason other than the strength of the light. These Confederation entities catch those who stumble and set them aright so that they may continue into the light। कह रहे दूसरे हमारे वो होते हैं जो हमारे कन्फेडरेशन के लोग होते हैं, और ये उनका कर्तव्य, और वो इसको अपना कर्तव्य और अपना अभिमान मानते हैं, या कह लो अपना गर्व मानते हैं कि वो उस समय पर जब ये हार्वेस्ट होने वाली होती है उस टाइम पर वो क्या कहते हैं, जो उस रचयिता की जो प्रेम और रोशनी है उसके कोने पे आके खड़े हो जाए बिल्कुल, कि अब हमें इनका ध्यान रखना है, चाहे क्योंकि इस टाइम पर अंत तक पहुंचते पहुंचते चाहे ये कितने भी कंफ्यूज हो जाए, और चाहे हो सकता है ये अपने हायर सेल्फ से, क्योंकि मैम हो सकता है सिचुएशन केओस वाली हो जाए ना। कहता है कि क्योंकि ओरायन तो कोशिश करता है पूरी केओस क्रिएट करने की एंड में, कहता है कि ताकि ये कंफ्यूज ना हो, और अपने हो ये भी हो सकता है अपने हायर सेल्फ को ना कांटेक्ट कर पाए, तो इस वजह से हम उनके आसपास ही रहते हैं ताकि वो किसी भी तरीके से इस उस अनंत रचयिता के प्रेम और उसकी रोशनी से दूर ना हटे। हम उनको दोबारा खींच के उसी जगह पे ले आते हैं, और दोबारा उनको उसी रास्ते पे ले आते हैं कि वो गिरे ना, उनको संभाल संभाल के फिर अपने साथ लेके उस रचयिता की रोशनी के अंदर लेके चलते हैं। और मैम इसी वजह से हमारे ग्रुप में भी देखोगे आप, और जगहों पर भी देखोगे आप, कन्फेडरेशन के जो क्राफ्ट दिख रहे हैं ना वो इसी वजह से दिख रहे हैं, पता है, कि हम लोग भटके ना इधर उधर। जैसे ही हम लोग भटकने लगते हैं ना इधर उधर, ये एकदम से आ जाते हैं हमें याद दिलाने के लिए कि नहीं, हम हैं, तुम टेंशन मत लो, तुम सही रास्ते पे हो, निकलते चलो उस अनंत रचयिता की रोशनी में। तो तीसरा इसके बाद वो बोलता है द थर्ड ग्रुप वॉचिंग ओवर दिस प्रोसेस इज द दैट ग्रुप विच यू कॉल गार्जियंस। दिस ग्रुप इज फ्रॉम द ऑक्टेव अबव योर ओन एंड सर्व दिस मैनर एज लाइट ब्रिंगर्स। The guardians provide the precise emission of light love in exquisitely fastidious dissemination of discrimination so that precise love light vibration of each entity may be ascertained। कह रहे तीसरे वो होते हैं जिनको तुम अपने प्लेनेट के गार्जियन बोलते हो, जो तुम्हारे प्लेनेट के रक्षक है। कह रहे कि ये जो ग्रुप होता है, इन लोगों का जो ग्रुप होता है, ये होते हैं वो लाइट ब्रिंगर्स, ये होते हैं वो जो रोशनी पूरी फेंक के मार रहे होते हैं तुम्हारे प्लेनेट के ऊपर। कहते हैं और ये काम वो इसलिए कर रहे होते हैं ताकि जिस जिस जगह पे जितनी जितनी रोशनी की जरूरत है, उस रचयिता के प्रेम और उसकी रोशनी की जरूरत है, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते कुछ लोगों की आंखें खुल रही होती हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे होते हैं, जहां जहां जरूरत पड़ रही होती है तो कह रहे वहां वहां पे वो अपनी रोशनी मारते रहते हैं। और मैम इसी को मैं बोल रहा था कि ये बीमिंग करते हैं, फिर ये देखते हैं इसकी आंख खुली, फिर ये बीम मारते हैं उसके ऊपर। देखो उस वो जो बीमिंग होती है वो उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी की ही होती है। कहते हैं तो जहां जहां जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहती है ना, प्रिसाइसली मतलब जानबूझ के एग्जैक्ट उसी जगह पे वो अपना प्रेम और अपनी रोशनी उस हर व्यक्ति के ऊपर जो उस डायरेक्शन में हार्वेस्ट वाली डायरेक्शन में निकल चुका है, कह रहे हैं उसके ऊपर मारते हैं ताकि वो श्योर कर सके कि हाँ भाई ये हार्वेस्ट खराब ना हो।
अब इसकी आंख खुल गई तो इसको लेके उसी रास्ते पे चलते हैं अगली हार्वेस्ट की तरफ। तो फिर एंड में वो बोलता है दस द हार्वेस्ट इज ऑटोमेटिक इन दैट दोज हार्वेस्टेड will respond according to that which is unable during which is unchange respond according to that which is unchangeable during harvest. That is the voluntary emanation. However, these helpers are around to ensure a proper harvesting so that each entity may have the fullest opportunity to express its violet ray selfhood. कहता है इसलिए ये देखने में ऐसा लगता है कि हार्वेस्ट जो है ये ऑटोमेटिक है, तुम लोगों को लगता है, कह रहा है कि क्योंकि हार्वेस्ट जो होती है भाई वो तो अनचेंजेबल है ना, हार्वेस्ट तो होनी होनी है। मैम एक सेकंड रुको। कहाँ चले गए पा? मेरे ख्याल से मैं नया नेक्स्ट सवाल पूछ ही लूं क्योंकि आंसर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया। हाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आज लास्ट पार्ट में वो यही बोलता है कि ये देखने में तुम्हें हार्वेस्ट ऑटोमेटिक लगती है लेकिन ये हार्वेस्ट ऑटोमेटिक नहीं होती है, ये हेल्पर्स ये जानबूझ के लगाए जाते हैं, हालांकि जानबूझ के लगाए जाते हैं ताकि जो तुम्हारी वॉयलेट रही यानी जो तुम्हारा सहस्त्रधारा चक्र है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, तुम लोगों की हार्वेस्ट जैसी होनी चाहिए वैसी ही हो और तुम्हें पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी मिले कि हाँ अगर तुम्हें अगली घनत्वता में जाना है तो तुम्हें पूरा मौका मिले उस चीज का। ये उसको वो करने के लिए इंश्योर करने के लिए आते हैं ये, जैसा ही हो। ठीक है, तो डॉन अगला पूछता है सवाल पूछ लेना मैम। अगला सवाल के आई फील टू बी अ ट्रांजिएंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये फिर वैसा ही छोटा सा सवाल है, टेम्पररी सा और लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सा। लेकिन मुझसे ये पूछा गया है, किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा है जिसने मुझे यूएफओ के बारे में बताया था, जो यूएफओ के से बहुत इंटेंसली इन्वॉल्व है कि मतलब वो how do I explain this, who has been intensely involved in the UFO portion of the phenomena। ये कैसे समझाऊं, मतलब यूएफओ के बारे में वो काफी काम मतलब करता यूएफओ है, के बारे में हाँ जानकारी लेना और काफी उस बारे इन्वॉल्व में है, काम मतलब करना। जानकारी लेना और वो सब। हाँ हाँ, तो ये सवाल मुझसे उस इंसान ने पूछा है जो ये करता है, और अगर आपको ये बहुत मामूली लगे तो हम इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझसे ये कहा गया है पूछने के लिए कि क्या ये मुमकिन है कि क्राफ्ट फोर्थ डेंसिटी का यहाँ पर आए, the fourth density to get here, in that it seems that as you approach the velocity of light mass approaches infinite। ये सवाल आप ही पढ़ दो पा, मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सॉरी। हाँ, तो वो ये कहता है इस सवाल में कि क्या ऐसा होता है कि मान लो चौथी घनत्वता से निकल के कोई अगर क्राफ्ट ऐसे निकल के हमारे यहाँ पर आता है तो उसकी जो स्पीड है वो जो लाइट की स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है जो लाइट की, जो 3.8 इंटू 10 रेस टू द पावर आई थिंक 10 माइल्स पर सेकेंड ऐसा कुछ है, जो भी है, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली क्या है। हाँ, तो कह रहा है कि क्या उसको क्रॉस कर जाएगी और जो उसका मास है यानी उसका जो वेट होगा वो फैल के बिल्कुल हल्का हो जाएगा, इन्फिनाइट पे चला जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? होता है? कहता वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अबाउट द इंक्रीज ऑफ स्पिरिचुअल मास एंड इट वाज जस्ट अ क्वेश्चन एज टू हाउ दिस ट्रांजिशन फ्रॉम वेरी डिस्टेंट planets is made in craft, and my question would be why craft would be necessary at all? This is not an important question। वो कह रहा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमने एक बार स्पिरिचुअल मास की बात की थी यानी आध्यात्मिक रूप से जो वेट होता है, कह रहा उसकी बात की थी हम लोगों ने, तो मास जो होता है, कह रहे लेकिन मैं ये जानने की कोशिश, मेरा वो जो दोस्त है वो ये जानने की कोशिश कर रहा था यार ये इतने दूर दूर के प्लैनेट से यहाँ पे आ कैसे जाते हैं, ये कैसे मतलब ट्रैवल करके मतलब वहां से एकदम से यहाँ पहुंच जाना और वो भी झटके में एकदम से पहुंच जाना, कह रहे ये कैसे करते हैं।
कह रहे और हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? ये भी एक सवाल था उसका। तो राव से कहता है कि तुमने इसमें ना बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं, हालाँकि हम तुम्हें बता दें कि हाँ, ये मामूली से सवाल हैं, इसका कोई महत्व है नहीं, लेकिन फिर भी हम तुम्हें बताते हैं। कहता है कि फॉर द मोस्ट पार्ट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट पॉइंट्स एज़ यू टर्म देम, डू नॉट नीड क्राफ्ट्स एज़ यू नो देम। द क्वेरी इटसेल्फ रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग व्हिच यू डू नॉट possess. वी शैल अटेम्प्ट टू स्टेट व्हाट मे बी स्टेटेड। कह रहा पहले तो ये बोल देता है, क्लियर कर देता है, कह रहा देखो दोस्त, दूर-दूर के इतनी जगहों से, इतने-इतने प्लैनेट से वहाँ से यहाँ आना ना, उसके लिए हमें क्राफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कह रहे और ये एक ऐसी चीज़ है जो जिसको समझने के लिए जो समझदारी चाहिए ना कि जो ज्ञान चाहिए, कह रहे वो अभी तुम्हारे पास है नहीं। कह रहा फिर भी हम तुम्हें कोशिश करते हैं उसे समझाने की। कह रहा फर्स्टली देयर आर अ फ्यू थर्ड डेंसिटी एंटिटीज हू हैव लर्न्ड हाउ टू यूज़ क्राफ्ट टू ट्रैवल बिटवीन स्टार सिस्टम व्हाइल एक्सपीरियंसिंग द लिमिटेशंस यू नाउ अंडरस्टैंड। However, such entities have learned to use hydrogen in a way different from your understanding now. These entities still take quite long durations of time as you measure it to move about. However, these entities are able to use hypothermia to slow the physical and mental complex processes in order to withstand the duration of flight. Oh, acha. Those such as are from Sirius are of this type. कहता देखो दोस्त, पहली बात तो ये कि कुछ तीसरी घनत्वता के हैं। कहते हैं कि वो जो होते हैं ना, वो दूसरे स्टार सिस्टम से जो होते हैं ना, उनको पता वो सीख चुके हैं किसी तरीके से कि एक स्टार सिस्टम से यानी एक एक पूरी की पूरी गैलेक्सी से, एक पूरी की पूरी आकाश किसी और आकाशगंगा से एक दूसरे आकाशगंगा में या किसी और प्लेनेट से एक दूसरे प्लेनेट पे कैसे ट्रैवल किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये तीसरी घनत्वता के ही होते हैं, पर तुमसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं। कह रहा है कि हालाँकि उनकी भी लिमिटेशंस होती हैं, जो कि अब तुम्हें समझ में आती है कि हाँ, स्पीड ऑफ लाइट और ये सारी चीज़ों की जिनकी तुम बात कर रहे हो, उनकी भी लिमिटेशन होती हैं। कह रहे हालाँकि हम तुम्हें ये बता दें कि वो लोग जो जिसको तुम हाइड्रोजन बोलते हो ना, कह रहे उसको इस्तेमाल करने का तरीका सीख गए हैं, जो कि तुम्हारे यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है कि हाइड्रोजन को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कह रहे लेकिन उनको पता है कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल कैसे होता है। मैम, ये इनडायरेक्टली पता है क्या कह रहा है? हाँ, ये कह रहा है कि उनके क्राफ्ट का जो फ्यूल होता है ना, वो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर देता है। जैसे सूरज होता है ना, सूरज के अंदर हीलियम है, हाँ, हीलियम के रिएक्शंस चल रहे होते हैं। तो हाँ। वो कह रहा है कि वो उस लेवल पे पहुँच गए हैं कि वो हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर देते हैं और उसकी जो ऊर्जा होती है, वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो क्राफ्ट को इतनी तेज़ी से थ्रस्ट देता है कि क्राफ्ट एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुँच जाता है। वाओ! तो वो कहता है कि इसके आगे वो कहता है कि हाँ, मतलब ये कमाल की बात है। कह रहा है कि हालाँकि हम तुम्हें बता दें कि एक एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा में जाने के लिए इनको वक़्त तो लगता है। कह रहे इसमें लगता है उनको वक़्त, मतलब ऐसा नहीं कि वो एकदम से इंस्टेंटली पहुँच जाएँगे, बाकियों की तरह, मतलब बाकी अलग केसेज़ में, लेकिन वो वक़्त लगता है उनको। कह रहा बहुत दूसरा लंबा टाइम। एक चीज़ और सीख गए हैं वो। हाँ, कह रहे एक चीज़ और सीख गए हैं वो कि जब इतना लंबा ट्रैवल होता है ना, जब एक जगह से मतलब एक आकाशगंगा से दूसरी जगह दूसरी आकाशगंगा में ट्रैवल करना होता है ना, तो ये भी सीख गए हैं कि अपने शरीर को हाइपोथर्मिक स्टेट में यानी बिल्कुल ठंडी और एकदम से जैसे अपने आप को मौत वाली स्टेट होती है ना, हाइपोथर्मिया अच्छा, को मैम क्या बोलेंगे हिंदी में? 1 पता सेकंड नहीं। रुकना ज़रा। मैं देख हाइपोथर्मिया, देख लेती हूँ 1 मिनट। हाइपोथर्मिया, अल्प अल्प त तप हाँ, अल्पताप कह रहा है ना वो, यही। हाँ, यही मतलब एक तरीके से मैम हाइपोथर्मिया में पता है क्या होता है? हाइपोथर्मिया में इंसान का दिमाग जो है ना बिल्कुल बंद हो जाता है। बिल्कुल बंद, शरीर ठंडा पड़ जाता है ब्लड पूरा उसका। प्रेशर बॉडी का एकदम इतना कम हो जाता है कि इंसान मर भी सकता है। और हैं, हाँ, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो घटता जल्दी है, लेकिन बढ़ता बहुत धीरे हाँ, है। तो वही अर्ध मृत्यु हाँ, स्टेट टाइप हो गई। हाँ। तो कह रहा है कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि ये चीज़ सीख चुके हैं कि भई बिल्कुल अर्ध मृत्यु वाली, आधी मृत्यु वाली स्टेट में कैसे ट्रैवल किया जाता है एक जगह से दूसरी वाली में। तो उस स्टेट में वो उस क्राफ्ट के अंदर रहते हैं और ताकि उनके शारीरिक और दिमाग पे इसका असर ना पड़े। कि मतलब इतनी लंबी जो जर्नी होगी है, हालाँकि वो हमारे हिसाब से लंबी है, लेकिन उनके हिसाब से तो फिर भी कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। कह रहा है कि तो इसकी इतनी इतनी मतलब प्रेशर होता है उस टाइम पे, तो वो सीख गए हैं कि अपने शरीर को वैसे कैसे रखना है। कह रहा है और ऐसे इस टाइप के वो हैं जो तुम्हारे यहाँ पे सीरियस गैलेक्सी से आते हैं। कह रहा है इसका एग्ज़ाम्पल हम तुम्हें दे सकते हैं। सीरियस जो तुम्हारी गैलेक्सी है ना, जो दूसरी तुम्हारी तो मिल्की वे है आकाशगंगा। क्या हम्म। कहते हैं वो दूसरी वाली जो थी सीरियस,
कह रहे वो लोग इस तरीके से ट्रैवल करते हैं, और ये तीसरी घनत्वता के ही है। जैसे तुम तीसरी घनत्वता के हो, वो भी तीसरी घनत्वता के ही है। फिर इसके आगे वो बोलता है, कह रहा है कि इसके बाद 2 तरीके के और हैं। तो इसमें कहता है, वन इज द टाइप विच कमिंग फ्रॉम 4th, 5th एंड 6th डेंसिटी इन योर ओन गैलेक्सी has access to a type of energy system which uses the speed of light as a slingshot and thus arrives where it wishes without any perceptible time lapse in your view। कहते हैं कि देखो, कुछ तुम्हारी ही आकाशगंगा के अंदर चौथी, पांचवी और छठी घनत्वता के जो वो प्लैनेट्स हैं, कह रहे उन पे भी हैं। कह रहे वो कुछ इस तरीके की ऊर्जाओं का इस्तेमाल करते हैं जो कि जो तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट है ना, उसको भी क्रॉस कर जाते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि तुमने गुलेल से किसी को फेंक के मारा हो, पुइंग करके एकदम से मारा और वो वहां से निकला और सीधा यहाँ पर एकदम। अब इस केस में पता है मैम ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अपने वहां से उन्हें तुम्हारे प्लेनेट का वो पता रहता है कि इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है इस वक्त या नेगेटिव है। उन्हें जैसे ही पता चलता है इस वक्त पॉजिटिव है, वो अपने वहां से वो अपने क्राफ्ट को नेगेटिव कर देते हैं, टक करके वो एकदम से उधर से इधर आ जाता है खिंच के। लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने गुलेल में उनको रख के छोड़ दिया गया हो। तो वो गुलेल की तरह एकदम से निकल के आते हैं। और उस इस केस में ये भी होता है कि ये जो टाइम जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट इंस्टेंट होता है कि वहां से निकले और सीधा यहाँ पर आ गए, ऑलमोस्ट इंस्टेंट। ज्यादा वक्त नहीं लगता इनको आने में। कह रहा तीसरा, अब वो तीसरा कह रहा है, द अदर टाइप ऑफ एक्सपीरियंस इज दैट ऑफ 4th, 5th एंड 6th डेंसिटीज ऑफ अदर गैलेक्सीज and some within your own galaxy which have learned the necessary disciplines of personality to view the universe as one being and therefore are able to proceed from locus to locus by thought alone, materializing the necessary craft, if you will, to enclose the light body of the entity। देखा मैम क्या अल्टीमेट बात बोली है इसने ये वाली। ये कह रहा है कि ऐसे चौथी, पांचवी और छठी घनत्वता के कुछ दूसरी आकाशगंगाओं के भी हैं और कुछ तुम्हारी ही आकाशगंगा के भी हैं। कह रहे जो ये भी सीख चुके हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये एक बीइंग है, मतलब अपने आप में एक व्यक्ति है ये, ठीक है। और ये इस रचयिता के दिमाग के अंदर है। कह रहे ये सारा कुछ सीख चुके हैं, इसलिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए ये क्या करते हैं, ये इसी हवा में से अपना क्राफ्ट बनाएंगे। अपनी जो लाइट बॉडी है, यानी अपना एक तरीके से होलोग्राम है जो अंदर का लाइट बॉडी, जिसे हम लोग वो बोल रहे थे ना, क्या कहते हैं, रेनबो बॉडी। कह रहे उस रेनबो बॉडी को उस क्राफ्ट के अंदर करके, मतलब पहले अपनी रेनबो बॉडी बाहर निकालेंगे, फिर उस रेनबो बॉडी के अराउंड इसी हवा में से क्राफ्ट बना लेंगे, और फिर वो रेनबो बॉडी उस क्राफ्ट के अंदर होती है, वो क्राफ्ट वहीं से गायब होगा और यहाँ से निकल आएगा एकदम से। तो उन्हें ये पता होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कैसे ट्रेवल किया जाता है। तो वो डायमेंशंस क्रॉस नहीं करते मैम, वो ट्रांस डायमेंशनल हो जाते हैं। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर जाना है ना, तो वो लाइन पे नहीं चलेंगे, वो पॉइंट ए से ड्रॉप किया और सीधा पॉइंट बी पे निकल गए, वहां से गायब हुए और यहाँ निकल के आ गए। और उसके अंदर इनकी वो होती है, लाइट बॉडी होती है। अगर आपको याद हो, वो स्टीवन ग्रियर वाला हम लोगों ने वो देखा था, क्या कहते हैं, जिसमें वो मास्टर हीलर रेस आई थी, तो उनका जो बीइंग था वो लाइट जैसा नजर आ रहा था, उसका होलोग्राम नजर आ रहा था। तो ये क्या, ये वो होते हैं बहुत ही हाई एंड के, मतलब सिविलाइजेशंस होती हैं चौथी, पांचवी और छठी घनत्वता की, जो वहां से सीख जाती हैं कि भाई अपनी लाइट बॉडी बाहर निकालो होलोग्राम वाली, इसी के अराउंड क्राफ्ट बना दो इमीडिएटली, इसी हवा में से वो तत्व निकाल के सारे, और इसको इसी क्राफ्ट को वहां से गायब किया और यहाँ से निकाल दिया। ये ऐसे करते हैं। अच्छा, है ना तो जादू मैम? हाँ, मतलब उनकी तपस्या है, मेडिटेशन किया या जो भी किया, सर्विस टू अदर्स किया करके ही तो वहां पहुंच हाँ पाए वो। फिर डॉन हाँ कहता मैम, है कि ये सिद्धियां प्राप्त करके बैठे होते हैं ये हम्म, वो होते हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली है। हम्म, तो डॉन कहता है कि फिर मैं ये मान के चलूं कि ये जो दूसरे तरह के लोग हैं, द टाइप दैट वी एक्सपीरियंस विद मोस्ट ऑफ आवर लैंडिंग्स, ये तो ज्यादातर हम लोगों को यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट जो यहाँ पर आने के हमें अनुभव हुए हैं, वो ज्यादातर ओरायन के थे क्या? ये जो अपनी लाइट बॉडी निकाल के लाइट स्पेस क्राफ्ट बना के आए थे। तो मैम यहाँ पे रा बोलता है, कहता है द ओरायन ग्रुप इज मिक्स बिटवीन द पेनल्टीमेट एंड द लेटर ग्रुप। तो वो कह रहा है कि देखो, ये जो ओरायन ग्रुप के होते हैं ना, मतलब जो हमने तुम्हें बताए थे ना अंत से पहले, यानी ये जो पहली कैटेगरी बताई थी और जो दूसरी कैटेगरी होती है ना, कह रहे बस इन दोनों के बीच के हैं ये। कह रहे जो हाई एंड वाले जो हमने तुम्हें बताया ना, तपस्या वाले लेवल वाले, कह रहे उसमें नहीं है।
कह रहे ये उसी मतलब पहले वाला जो हमने बताया और दूसरे वाला बताया, कह रहे ये उसी लेवल के होते हैं, कह रहे इनके पास नहीं होती कैपेबिलिटी, ये तपस्या-वपस्या कर आके और इस तरीके की चीज़ें क्रिएट करेंगे। इसलिए तो मैम ओराइन हार जाता है इनसे, क्योंकि जब ये वाले उतरते हैं मैदान में, तो ये तो इस लेवल के होते हैं, ये लाइट टू लाइट बात करते हैं, मतलब क्राफ्ट की लाइट से ही बात कर लेंगे, अगर ओराइन ने बनाया भी होगा, उसे क्राफ्ट ठीक को है, ही डिसमेंटल कर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं वो खुद ही डिसमेंटल हो जाता है। ठीक है, हमें ओरायन से क्या लेना देना, उसके बारे में बात ही नहीं करनी। खैर, आगे फिर वो सवाल पूछता है कि लेकिन आने जाने के लिए, ट्रांजिशन के लिए क्राफ्ट की जरूरत क्या पड़ती है, मतलब गाड़ी की, व्हीकल, मतलब उनको किसी व्हीकल की जरूरत क्यों पड़ती है? जब आप इजिप्ट गए थे तो आपने बेल शेप्ड क्राफ्ट यूज किए थे, लेकिन आपने ये अपनी सोच से कर दिए थे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने क्राफ्ट क्यों यूज किया? आप सोच से सीधे भी तो आ सकते थे, मतलब वहां पे सोचते और सीधा धरती तो पे आ जाते, आपको क्राफ्ट की जरूरत क्या थी? और उन हाँ, लोगों को क्राफ्ट की तो जरूरत रा कहता है कि हाँ, तो रा कहता है कि द व्हीकल और क्राफ्ट इज दैट थॉट फॉर्म अपॉन व्हिच आवर कंसंट्रेशन में फंक्शन एज मोटिवेटर। वी वुड नॉट चूज टू यूज आवर माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स एज द फोकस फॉर सच अ वर्किंग। तो रा कहता है कि देखो, ये जो हमारे व्हीकल जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, हमारे जो क्राफ्ट की तुम बात कर रहे हो, कह रही है हमने अपनी सोच से एक जगह पे इकट्ठा करके फोकस करके वहाँ पे बनाया था, और वो हमारी सोच से जुड़ा हुआ है। और वो ही हमारी मोटिवेशन जो होती है ना, उसको उसको उस क्राफ्ट को हमसे मोटिवेशन मिलती है, हमें उससे मोटिवेशन मिलती है। कह रहा है कि और इस तरीके के काम के लिए ना हम ये करते नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मैम रा भी कोई ऐसा वीनस पे जब ये थे तो ये 4th डेंसिटी में ही ना उस टाइम पर तो। हम्म। तो कहता है कि 4th या पता नहीं 5th डेंसिटी में थे शायद, नहीं 5th में नहीं थे शायद, 4th में थे। हाँ, 5th में थे, सॉरी 5th में थे। तो कह रहा है कि उस टाइम पर इस तरीके का काम करने के लिए हम लोग अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कि शरीर को मतलब वहाँ से गायब करके और यहाँ कर दें, क्योंकि हम भी सीख ही रहे थे उस टाइम पे। लेकिन हमें ये पता चल गया था कि हाँ, अपनी सोच से क्राफ्ट कैसे बनाया जाता है। तो हम लोगों ने क्राफ्ट इस्तेमाल किए थे। पर तब ये लोग जब आए थे तो ये लोग 6 डेंसिटी में थे ना, क्योंकि मैम वहां 6th पे तो डेंसिटी में उनकी तो ये एक अभी, जिंदगी 9,000 साल की होती है। तो जो हाँ, पिरामिड्स न बने उनको 9 तो अभी इतना टाइम हुआ नहीं, वो तो कुछ साढ़े हाँ, छह सात नहीं हजार लेकिन वो साल ये पहले कह रहा है, बना। नहीं वो ये कह रहा है कि इस तुम्हारे वाले केस के अंदर हम लोगों ने ये इस तरीके से इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो जो क्राफ्ट है ना, वो हमने अपनी उससे बनाया था, सोच से बनाया था, तो हमारी सोच से जुड़ा हुआ था। कहते हैं कि हमने प्रेफ़र नहीं किया कि हम अपने शरीर का इस्तेमाल करके मतलब वहाँ से गायब करें और यहाँ पर एकदम से उतर जाएँ। वो मतलब इच्छा रही होगी इनकी, कैपेबिलिटी तो इनके पास तब भी थी, वजह कैपेबिलिटी तो की तो मुझे कमी है समझ नहीं में ना इनके नहीं पास आई, आज रा भी। ने जो वजह बताई वो तो मुझे समझ में नहीं आई कि मतलब फंक्शन एज मोटिवेटर हो सकता है, वो अपनी प्रोटेक्शन के हिसाब से सोचा, या फिर उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर हम सीधे प्रकट हो जाएंगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से आए, क्यों आए। तो हो सकता है स्पेसक्राफ्ट से आने हाँ, से लोगों को थोड़ी इज्जत, मतलब हो सकता है वो हमारी बात माने, समझें, या उसकी वैल्यू करें, हो सकता है, पता नहीं, मेरे को उस रा और ने मैम जो दूसरी वजह दी चीज़ वो ये भी समझ तो में थी ना नहीं आई। रा, अच्छा, नहीं, नहीं मैम, इसमें ये बड़ा सही वैसे पॉइंट इसने अच्छा बोला है। आप एक चीज़ इसके अंदर समझने की कोशिश करना, रा ने ये जो कहा है ना, अगर रा ने कहा था पहले हम तुम्हारे आकाशों में दिखना शुरू हुए थे, तो वो ये कह रहा है कि पहले हमने इसको इस्तेमाल किया एज़ अ मोटिवेटर, कि तुम मोटिवेट तो हो पहले हमें जानने के लिए। इसलिए हम हाँ, क्राफ्ट में आए कि तुम मोटिवेट हो, उसके हाँ, बाद हम तुम्हारे पास आएँगे। इस वही वजह तो से किया मैंने इन्होंने। कहा। हाँ, सीधा ही अब हमारी अगर हुँ, अब मुझे समझ में अगर आया। ऐसे सोच के चलते हैं ना मैम, अगर हाँ, ऐसे सोच के चलते हैं, अगर ये सीधा ही हमारे यहाँ आँखों के सामने, इसी हवा में से हमारे सामने कोई प्रकट हो जाए, हम तो या तो उल्टे पैर भाग जाएँगे, या वही तो कहा भूत-वूत मैंने। चिल्लाने लग जाएँगे। हाँ, हाँ, वही ड्रामा हाँ, हो वो जाता फिर। दूसरी तरह से कहा, पर मैंने वही कहा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछ रही थी, अभी आज और 2 दिन पहले क्रॉप सर्कल्स की फोटो भेजी थी मैंने आपको, मतलब पता चला है कि नए क्रॉप सर्कल्स मिले हैं। और सच बोलूं तो हर 2 दिन में आ रहे हैं क्रॉप सर्कल्स। यूके में आए हैं, यूएसए में आए हैं, स्कॉटलैंड में आए हैं। एवरी 2 डेज नया क्रॉप सर्कल मिल रहा है। और इसी तरह के फ्लावर ऑफ लाइफ या मंडला टाइप के हैं। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्फेडरेशन बताने की कोशिश कर रही है कि हम लोग आ गए हैं। एम आई राइट? पा, पा, आर यू देयर? हेलो, हेलो।
हेलो। हेलो, आ रही है आपको आवाज? अब आई। आपने सुना मैंने क्या कहा? हाँ हाँ, मैंने सुना, मैं यहाँ से हेलो हेलो ही करे जा रहा था। अच्छा, वो ओके। तो इसमें वो इसलिए हो रहा है मैम, क्योंकि हार्वेस्ट का टाइम नियर आ गया है ना। तो अब हम्म। कन्फेडरेशन पूरी ताकत लगा रही है कि इनको जगाओ, वरना ये समझ नहीं पाएंगे इनके साथ क्या हो रहा है। हम्म। इनका फोकस दोबारा खींच के यहीं पर लाओ। हम्म। हार्वेस्ट का टाइम नियर है। अच्छा, एक और मतलब मैंने आपको वीडियो भेजा था कि जहां पर हाथ से ये लोग कहीं शायद आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई लेजर टेक्नोलॉजी है, पता नहीं किससे जगह जगह पे आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और कॉन्फेडरेशन उस आग को पानी से बुझाई जा रही है, और वो लिटरली वीडियो में कैद है। अब वो वीडियो कितना असली है, सही है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? मैम पॉसिबल हो सकता है ना, वो कह रहे हैं ना, देखो अभी इसी सेशन के अंदर उसने बोला कि हार्वेस्ट खराब ना हो, इस वजह से हम लोग ये सारी चीजें ध्यान रखते हैं। हम्म। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका ध्यान रखें। और दूसरा हम्म। ये मैम, हार्वेस्ट केवल हम ये सोच के चल रहे हैं अपने लेवल पे कि हार्वेस्ट हमारी होगी। मैम जो थर्ड डेंसिटी के अलावा मैम सेकंड डेंसिटी के जो जानवर हैं, पानी के जानवर हैं, उनकी भी तो हार्वेस्ट होनी है ना। अरे बाप फर्स्ट रे। डेंसिटी सेकंड में आएगी, सेकंड थर्ड में जाएगी, सभी का तो ध्यान रखेंगे, एक का थोड़ी ना रखना है इनको। अच्छा। ओ। वो पूरा ओके। प्लेनेट हार्वेस्ट करते हैं ना, ये तो इनका तो काम पूरा प्लेनेट हार्वेस्ट कराने का है। हाँ, ठीक है, ठीक है, अब समझी। ठीक है, तो फिर डॉन पूछता है कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मुझे यकीन है कि शायद मेरी समझ से थोड़ा परे है ये। मतलब मैं जो कह रहा हूँ शायद आपको इस सब्जेक्ट से थोड़ा ऑफ हो, और मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल सवाल है पूछने के लिए, क्योंकि मैं जानता नहीं, कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि आप मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ गलत हूं मेरे इस स्टेटमेंट में। आ, हमारे पास शायद 7 बॉडीज हैं, मतलब इस बारे में डॉन ने पहले भी पूछा है रा से, कि हमारे 7 शरीर होते हैं, जैसे इमोशनल बॉडी, ऑरा वगैरह वगैरह, और इनका ताल्लुक 7 रंगों से है। And that energy that creates these 7 bodies is a universal type of energy that streams into a planetary environment and comes in through 7 energy centers that we have called chakras. और ये जो ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे ब्रह्मांड में आती है, वो इन चक्रों के थ्रू आती है, और इसका इनसे ताल्लुक है। दूसरा, ये जो शरीर हैं, 7 शरीर, हालांकि ये पूछ रहा है 7 शरीर के बारे में, लेकिन एक जगह पर मैंने कल परसों शायद पढ़ा था कि कुछ 10 शरीर होते हैं। अब पता नहीं वो 10 सही है या क्या सही है, पर खैर 7 तो आम सुना हुआ है। तो डॉन पूछता है कि ये हर शरीर हमारे मेंटल कॉन्फ़िगरेशन, हमारे दिमाग से, हमारी सोच से और ताल्लुक रखता है, और इसकी परफेक्शन, मतलब ये किस हद तक सही है। These bodies and total in streaming, you might say, of this energy is a function of this mental configuration. हमारी सोच कितनी सही है उसके हिसाब से ये बॉडी उतनी सही बनती है, क्योंकि वो जो लाइट आती है या रे आती है हमारी मेंटल बॉडी से, ऊर्जा जो आती है उससे ये सही और गलत, कम या ज्यादा, उस हिसाब से बनता है। एंड थ्रू दिस मेंटल कॉन्फ़िगरेशन वी मे ब्लॉक टू सम एक्सटेंट द इनस्ट्रीमिंग्स ऑफ एनर्जी दैट क्रिएट ईच ऑफ दी 7 बॉडीज। तो ये कह रहा है कि हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हमारे चक्र ब्लॉक होते हैं या सही चलते हैं। और एक पल में जो बहुत सही चल रहा है, एक पल में आपकी सोच बदलेगी तो एक पल में वो चक्र ब्लॉक हो सकता है, और हमारी चक्र ब्लॉक होने से हमारी ये बॉडी जो है वो डिसबैलेंस हो सकती है। तो इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि मैं कितना सही हूं या मैं कितना गलत हूं, और अगर मैं गलत हूं तो सही क्या है? ये सही कह रहा है बिल्कुल वैसे। हाँ जी पा, आपकी आवाज नहीं आ रही। पा, आवाज नहीं आ रही। अरे, आज क्या हो रहा है? हेलो। हाँ जी, म्यूटेड थे क्या? हाँ। नहीं अच्छा। म्यूटेड नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से पता नहीं आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आपको? हाँ जी, अब आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे रहा बोलता है योर स्टेटमेंट, और सवाल भी खैर अच्छा पूछा था, इसका जवाब भी इसने अच्छा दिया है। कह रहा है योर स्टेटमेंट इज सब्सटेंशियली करेक्ट,
to use the term mental configuration is to oversimplify the manners of blockage of instreamings which occur in your density. The mind complex has a relationship to the spirit and body complexes which are not fixed. Thus, blockages may occur between spirit and mind or body and mind upon many different levels. पहले इतना ही बताता हूँ। कहते हैं कि देखो तुमने जो ये सवाल जो अपनी स्टेटमेंट बोली है ना, कह रहा है ये काफ़ी हद तक बिल्कुल सही है तुम्हारी। कह रहा है ये जो तुमने टर्म यूज़ की ना अभी मेंटल कॉन्फ़िगरेशन यानी सोच, दिमाग की सोच कि सोच किस तरीके से इधर-उधर और उधर-इधर हो रही है या बैलेंस उसके अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है, संतुलन बन रहा है या नहीं बन रहा है। कह रहा है ये बहुत अच्छी तरीके से तुमने ओवर सिम्प्लीफाई करके ये सवाल मतलब बहुत अच्छे से खोल कर पूछा मुझसे ये सवाल कि हाँ, ये जो ब्लॉकेज होती है ना, ये तुम्हारी घनत्वता में मतलब तुम जिस घनत्वता में रहते हो, ये ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। बहुत और आसान इनकी जो तरीके से बोला है उसने। ओवर सिंप्लीफाई हाँ, मतलब बहुत बहुत वो कह रहा है आसान शब्द बोला है तुमने, ये इतना आसान है नहीं। अच्छा, हाँ, यही कह रहा है वो। कह रहा है कि हाँ, मतलब तुमने इसे आसान करके बोला है लेकिन मतलब ये उतना आसान है नहीं जैसे तुम बोल रहे हो। तो उसमें आगे वो कहता है द माइंड कॉम्प्लेक्स हैज़ अ रिलेशनशिप टू द स्पिरिट एंड बॉडी कॉम्प्लेक्स व्हिच इज़ नॉट फिक्स्ड। कह रहा है ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, इसका रिश्ता है तुम्हारी आत्मा से। कह रहा है और शरीर से। कह रहा है लेकिन ये फिक्स नहीं है कि किस तरीके से होता है। कह रहा है कभी ये उसके साथ काम करने लग जाएगा, कभी इसके साथ काम करने लग जाएगा शरीर के साथ। कह रही है ऐसे चलता है। Thus blockages may occur between spirit and body and mind upon many different levels. कहता है इसीलिए ये जो ब्लॉकेज हो सकती है ना, ये जो गांठ लग सकती है, ये आत्मा और शरीर के बीच में भी लग सकती है और दिमाग और शरीर के बीच में भी लग सकती है। कह रहा है और ये कई-कई लेवल पे लग सकती है, हो सकता है पता नहीं किस लेवल पे जाके लग जाए, चक्रों में कहाँ-कहाँ जाके लग जाए ये गांठ। कह रहा है वी reiterate that energy center has 7 सब कलर्स that each energy center अच्छा has 7 सब कलर्स लेट अस से फॉर कन्वीनियंस। कह रहा है कि हम तुम्हें दोबारा एक बार को क्लियर कर दें, तुम्हारा हर जो चक्र है ना उसका एक रंग नहीं है, उसके अंदर भी अलग अलग रंग है, उसके नहीं अंदर भी नहीं 7 रंग होते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं। नहीं, यही कह रहा है मैम, अ, ही रिआइटरेट दैट ईच एनर्जी सेंटर हैज 7 सब कलर्स एक लेट अस मिनट। से फॉर कन्वीनियंस। इसके कह रहे इस हैं कि जो आसान करने के हम लोग ये बोल देते हैं। जो चक्र होता है ना, उसके ऊपर नीचे माइनर चक्रस होते हैं जिनके कलर बहुत ही हल्के से हल्का फर्क होता है उनमें। जैसे कि हमारे थ्रोट और हार्ट चक्र के बीच में एक चक्र होता है जिसका कलर टर्कवाइज होता है। अब टर्कवाइज मतलब ब्लू प्लस ग्रीन को मिक्स कर दो तो टर्कवाइज। इस तरह हर चक्र के बीच में भी छोटे छोटे चक्र होते हैं और एनर्जी सेंटर के पीछे डेंसिटी के हिसाब से भी कलर्स होते हैं। हाँ जी, कंटिन्यू। हाँ, आपकी तो आवाज इसी की नहीं बात आ कर रही। रहा होगा वो। तो हाँ आगे हेलो, हाँ अब तो आई। फिर इसके आगे वो कहता है Thus, spiritual mental blockages combined with mental bodily blockages may affect each of the energy centers in several different ways. Thus, you may see the subtle nature of the balancing and evolutionary process. कहता है कि देखो ये जो आत्मा और दिमाग है ना, कह रहे ये भी कंबाइन होती है, मतलब ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं और इसी तरीके से तुम्हारी जो दिमाग और जो शरीर है वो भी जुड़ा होता है। तो उनमें कहीं पर भी गांठ लग सकती है। वो ये कह रहा है कि ये जो एनर्जी होती है ना, ये जो ऊर्जा होती है, ये अलग-अलग लेवल पे कहीं पर भी गांठ लग सकती है और अलग-अलग तरीकों से भी लग सकती है। किसी भी एनर्जी सेंटर में लग सकती है ये। कह रहे इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं कि इस काम को जो करते हैं ना, जो संतुलन बनाना होता है ये कह रहे ये बड़ा ध्यानपूर्वक करना पड़ता है इस काम को, ताकि तुम आगे निकल सको। ऐसे नहीं कि बस जी यूँ ही उठे और हो गई जी हमारी बैलेंसिंग, हो गया हमारा संतुलन, चलो जी अगले दिन फिर उस काम में लग गए। कह रहे वो फिर संतुलन बिगड़ जाएगा तुम्हारा, तुम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो। कह रहा अभी तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम एकदम शांत और पीस वाली उसमें अवस्था में हो, अचानक से एकदम से उत्तेजित हो गए, क्या हो गई ब्लॉकेज? ऐसे ही होता है ये। कह रहा ऐसी होती रहती है ब्लॉकेजेस तुम्हारे अंदर। हम्म। तो डॉन कहता है नेक्स्ट कि क्वेश्चन मैम। मुझे नहीं पता कि मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं उसका कोई फायदा होगा कि नहीं जवाब का। लेकिन और उसका कोई कनेक्शन भी है या नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहता हूं कि सीक्रेट्स ऑफ द ग्रेट पिरामिड जो किताब थी, अम, उसके अंदर काफी सारे इजिप्शियन चित्रकारी और पिक्चर्स वगैरह हैं, ड्राइंग्स हैं, जिसके अंदर पंछियों के बारे में बताया गया है। ओवर हॉरिजॉन्टल एंटिटीज मतलब लेटी हुई चीजों के ऊपर ऐसे पंछी निकल के जा रहा है, इस तरह से कुछ दिखाया हुआ है। तो
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या है और इसका आपसे क्या कोई ताल्लुक है? तो रा मैम जवाब देता है, दीज ड्राइंग्स ऑफ विच यू स्पीक आर सम ऑफ मैनी विच डिस्टॉर्ट द टीचिंग्स ऑफ आवर परसेप्शन ऑफ डेथ एज द गेटवे टू फर्दर एक्सपीरियंस। तो मैम ये थोड़ा लंबा जवाब है, मैं तोड़ तोड़ के इसको समझाता हूँ। तो वो कहता है कि जैसे तुम जिन ड्राइंग की बात कर रहे हो ना, कह रहे ये हमने जो अपनी अपनी जो टीचिंग दी थी ना तुम लोगों को, उसको विभाजित करके गलत तरीके से प्रस्तुत जिस तरीके से किया गया ना तुम्हारे सामने, कह रहे उसका मरोड़ एक तरोड़ के, उदाहरण है तुम्हारे सामने। कह मरोड़ रहे मरोड़ तरोड़। तरोड़ के तुम्हारे सामने रखी, हाँ मरोड़ तरोड़ के रखी गई है तुम्हारे सामने ये चीज। क्योंकि हमने जो सिखाया था, हमने हमने जो मरने का जो वो होता है ना, हमने मरने का मतलब कुछ और बताया था कि मरने के बाद अगला गेटवे खुलता है, तुम अगले अनुभव के अंदर घुसते हो। कह रहे जबकि ये बताया गया था कि एक बार अंदर से तुम्हें वो दिखा रखा है चित्र कि जी उसके अंदर से चिड़िया निकल गई इंसान के अंदर से, जी खत्म हो गया, कहानी खत्म, चलो बस अपना क्या कहते हैं हाथ पाँव यूं यूं चाटे वाटे, मतलब हाथ वाथ यूं यूं किए, अगले दिन फिर दोबारा लग गए, कह रहे जी मर गया मर गया। कह रहे ऐसे नहीं, वो अगले अनुभव के अंदर निकल गया वो इंसान, अगले अनुभव के लिए निकला है वो। तो फिर आगे कहता है द डिस्टॉर्शन कंसर्न दोज कंसिडरेशन ऑफ स्पेसिफिक नेचर एज टू प्रोसेस द सो कॉल्ड डेड माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। कहता है कि ये जो तोड़ मरोड़ना किया गया है ना, ये उससे था कि भाई ये जो जो मरना होता है आत्मा शरीर और दिमाग का, उसके जो तरीके हैं, जो उसके उसके सब सटल प्रोसेसेस हैं, उसके अंदर भी प्रोसेसेस होते हैं अलग अलग कि भाई कोई इंसान मर रहा है तो वो कब वहां से कहाँ जाएगा कैसे जाएगा। कह रहे वो सारी चीजें हमने बताई थी, कह रहे लेकिन वो तो तरोड़ मरोड़ दी ना सारी, वो किसी ने बताई नहीं तुम लोगों को आगे। कह रहा दिस मे बी टर्म इन योर फिलोसफी द डिस्टॉर्शन ऑफ ग्नोस्टिसिज्म, दैट इज। मैम एक सेकंड रुकना। तो मैम तो नॉस्टिसिज्म। मैम वो कहता है आगे इससे, हाँ नॉस्टिसिज्म कह का रहा दिस मे मतलब बी है, टर्म, पढ़ लूं पहले? ये नॉस्टिसिज्म का मतलब बता हाँ दूं? हाँ नॉस्टिसिज्म का हाँ हाँ मतलब है कि इंसान का, कि ये सोच दैट के इंसान के अंदर भगवान बसता है, which has fallen from the immaterial world into the bodies of humans। जो इंसान के अंदर बेसिकली भगवान ऊपर से आके इंसान की शरीर के अंदर बस गया है, और जो भी मटेरियल चीजें हैं, फिजिकल मैटर है, उसे सड़ के गलना मरना जरूरी है। ये है नॉस्टिसिज्म। हाँ। तो इसके आगे फिर वो जवाब देता है, कह रहा है कह रहा है दिस मे बी टर्म्ड इन योर फिलोसफी द डिस्टॉर्शन ऑफ ग्नोस्टिसिज्म, that is the belief that one may achieve knowledge and proper position by means of carefully perceived and accentuated movements concepts and symbols। कह रहा है ये तुम्हारी भाषा में इस तरीके से बताया जा सकता है, ये जो तरोड़ना मरोड़ना तुम्हारी ग्नोस्टिसिज्म के अंदर जो ये जो तुम्हारा एक, मैम ग्नोस्टिसिज्म भी अपने आप में एक तरीके का धर्म ही है, वो धर्म का ही एक वो है कि सही है। तो वो ये इजिप्शियन कल्चर के अंदर काफी था पॉपुलर, और भी कई जगहों पे था पॉपुलर। तो वो कहता है कि ये देखो इसके अंदर देखो तुम ध्यान दोगे तो ये तोड़ मरोड़ के पेश की गई है तुम्हें ये चीजें कि भाई अगर तुम्हें क्या कहते हैं ढंग के ज्ञान चाहिए और प्रॉपर पोजीशन चाहिए उस भगवान की दुनिया के अंदर, तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो ऐसे करना पड़ेगा या वैसे करना पड़ेगा, या ये काम करोगे तो ऐसा होगा, वो काम करोगे तो वैसा होगा। और अलग-अलग तरीके के कॉन्सेप्ट बना दिए उसके अंदर कि भई ऐसे करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसे या फिर सिंबल का इस्तेमाल, भई इस सिंबल से करोगे तो हो जाएगा भगवान के साथ, इस सिंबल से करोगे तो नहीं होगा। कह रहे ये सारा ड्रामा तुम्हारे यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हुआ तब। कह रहे इन फैक्ट द प्रोसेस ऑफ फिजिकल डेथ इज एज वी हैव डिस्क्राइब्ड बिफोर, वन ऑफ व्हिच देयर इज एड अवेलेबल एंड द ओनली बेसिकली नीड एट दैट इज द रिलीज। बेसिकली धर्म शुरू हुआ, रिलीजन शुरू हुआ, जो पहले नहीं था। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। रा रा के तो वो ये कहते रा की बातों को मरोड़ तरोड़ के उसको धर्म बना के, भगवान वगैरह बना के उसको रिलीजन को इंट्रोड्यूस किया दुनिया में। इसका ये मतलब है, जिसमें ये होता है कि हाँ इस मैम। धर्म में तुमने ये ऐसे करना है, या इस तरह से ही पूजा करोगे तो ही भगवान मिलेगा, तो ही ज्ञान मिलेगा। ये सब चीजें ये कहने की कोशिश कर रहा है वो। हाँ मैम, क्योंकि देखो ना इन दोनों केसेस में अगर आप नोटिस करो तो कोई आपको ये कह रहा है कि तू ऐसा कर या ऐसा ना कर,
ना तो कर, उसमें तो हाँ आपकी आज़ादी का उल्लंघन हो ही रहा है ना, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो आप खुद खुद तो नहीं ढूँढ रहे ना, हम्म। आपको किसी डायरेक्शन में दौड़ाया जा रहा है। तो वो ये कह रहे अच्छा। हैं, इन फैक्ट द प्रोसेस ऑफ फिजिकल डेथ इज एज वी हैव डिस्क्राइब्ड बिफोर, वन इन व्हिच देयर इज एड अवेलेबल एंड द ओनली नीडेड डेथ इज द रिलीजिंग ऑफ दैट एंटिटी फ्रॉम इट्स बॉडी बाय दोज अराउंड इट एंड द प्रेजिंग ऑफ द प्रोसेस बाय दोज हु ग्रीव। कह रहा है कि हालांकि असलियत ये थी कि हमने तुम्हें ये बताया था उस टाइम पे कि किसी व्यक्ति के मर जाने का मतलब ये है कि भाई उसको अब और आगे मदद मिलेगी निकलने के लिए, ठीक है? और जो मरने के बाद जो होता है ना, जो उसके आस-पास के लोग हैं, कह रहे उनको तो प्रेज़ करना चाहिए कि अच्छा है ये आगे निकल गया अब, आगे के लेसन्स लेने के लिए जाएगा। रादर देन ये कि उसके लिए रोना-पीटना शुरू कर दें। कह रहे वो हमने तो ये बताया था भाई ये अच्छी बात हो गई, निकल के अभी आगे इसको मदद मिलेगी, तो टेंशन मत लेना, हमारे लोग हैं, इसको पूरी मदद करके इसको आगे लेके जाएँगे, इसकी हेल्प करेंगे, इसको नया जो अनुभव चाहिए होगा उसको लेने में इसकी मदद करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे हम लोग। कह रहा है इसका उल्टा ही तरोड़-मरोड़ के तुम्हारे सामने रख दिया और तुम लोग इन इस चीज़ को प्रेज़ करने की बजाय कि भई वो अच्छा हुआ अगले जन्म में जाएगा अब, अगले नए अनुभव लेगा। कह रहा है तुमने यहाँ रोना-पीटना ये सारा ड्रामा शुरू कर दिया। कहता है बाय दीज़ मीन्स मे द माइंड बॉडी स्पिरिट व्हिच हैज़ एक्सपीरियंस्ड फिजिकल डेथ बी एडेड, नॉट बाय द वेरियस परसेप्शन ऑफ केयरफुल एंड रिपीटेड रिचुअल। कह रहा है इन तरीकों का इस्तेमाल करके एक एक व्यक्ति का जो जो अनुभव है, जो क्या कहते हैं उसका मतलब मर जाने के बाद, मरने का भी जो अनुभव होता है, कह रहा है उसमें भी मदद मिली जाती है। कह रहे इस तरीके से लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे तुम लोग सोचते हो कि जी रिचुअल ही करते चले जाओ उसके लिए, आज ये कर दिया, अच्छा वो मर गया तो अब अगले दिन ये करते हैं, अच्छा फिर अगले दिन ये करते हैं। कह रहे ये करते हैं। कह रहे ले ऐसे नहीं, कह रहा हमारे यहाँ पर बहुत सही तरीके से इस पूरे काम को किया जाता है, ध्यानपूर्वक और जो उसके जो तरीके बनाए गए हैं ना, उन तरीकों का इस्तेमाल करके, ऐसे नहीं कि कुछ भी करते रहो। यार तुम तो यहाँ पे अपने ही तरीके करते रहते हो। यार ये इसके तरीके अलग हैं जो कि हम तुम्हें पहले भी बता चुके हैं। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डॉन कहता है कि आपने एक बार पहले कहा था कि चक्र गोल घूमते हैं, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि इनका काम चक्रों के ब्लॉकेजेस को निकालना है, is a function of the blockage of the energy center, and the less blocked it is the higher the speed of rotation. अगर वो चक्र खुला हुआ है तो ये गोल गोल जल्दी घूमेंगे, तेजी से घूमेंगे जैसे सुदर्शन चक्र घूमता है। और अगर वो ब्लॉक्ड है तो एनर्जी अंदर ठीक से आ नहीं पाएगी क्योंकि वो घूमेंगे, धीरे घूमेंगे या नहीं घूमेंगे। क्या ये सही है? हाँ, मतलब वो चक्र ढंग से घूमेंगे या नहीं घूमेंगे, तो इसका मतलब अगर वो धीरे चल रहा है तो वही एनर्जी ढंग से नहीं आ रही है, अगर एनर्जी तेज़ी से निकल रही है मैम ये बिल्कुल ऐसा है ना पानी में जैसे वो नहीं चलता क्या बोलते हैं चला देते हैं जिसके ऊपर से पानी चलता है तो वो घूमता रहता है, खैर टरबाइन। छोड़ो, वो बेकार का टरबाइन। एग्ज़ाम्पल है। हाँ, टरबाइन टरबाइन जो होती है वो। उसके अंदर तो वो जब कहता है रा कहता है यू हाँ, मछली या पे पौधे फंस जाते हैं तो रुक जाता है, ठीक उसी तरह। हाँ, करेक्ट हाँ। तो हाँ। वो कहता है कि यू आर पार्शियली करेक्ट। इन द फर्स्ट 3 एनर्जी सेंटर्स अ फुल अनब्लॉकिंग ऑफ दिस एनर्जी विल create full speed of rotation. As the entity develops the higher energy centers, however, these centers will then begin to express their nature by forming crystal structures. अच्छा कहता है ये जो तुमने कहा है ना ये आधा सही है। कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे पहले के 3 जो चक्र है ना, कह रहे हैं कि जो नीचे के जो पहले के 3 चक्र होते हैं मतलब लाल पीला पीला और और ऑरेंज। लाल, ऑरेंज और पीला। हाँ। हाँ। कहते हैं ये जो होते हैं ना, कह रहे जब ये पूरी तरीके से खुल जाते हैं ना, तो ये बहुत तेज़ी से रोटेट करना मतलब बहुत तेज़ी से घूमना शुरू करते हैं। कह रहे जैसे-जैसे कोई व्यक्ति अपना हायर एनर्जी सेंटर मतलब इससे ऊपर के एनर्जी सेंटर पे जा रहा होता है ना, तो वो जो एनर्जी सेंटर होते हैं ना, कह रहे वो क्रिस्टल की फॉर्म लेने लग जाते हैं। कहते वो घूमते नहीं है, वो क्रिस्टल की फॉर्म लेने लग जाते हैं। नीचे वाले घूमते हैं, ऊपर वाले क्रिस्टल जैसे बनने शुरू हो जाते हैं। कह रहे दिस इज़ द हायर और मोर बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी सेंटर at the space-time nature of this energy is transmuted to the time-space nature of the regularization and balancing। कह रहे ये है वो जो ये है वो ऊपर का बैलेंस जो तुमको समझना चाहिए कि भाई ऊपर के जो चक्र होंगे ना, कि जब उनके अंदर संतुलन आना शुरू होता है ना, क्योंकि नीचे से एनर्जी जा रही होती है, ऊपर से भी आ रही होती है, वो मिल रही होती है एक जगह पे। जब वो मिल रही होती है ना, तो वहाँ पे वो उनको क्रिस्टल की शेप देने लग जाती है। और ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि
जब वो देखो, तुम तो जिस जगह पे जिस जिस समय पे जिस जगह पे इसको कर रहे हो, मेडिटेशन को कर रहे हो, जो भी कर रहे हो तुम, उस टाइम पे उस जगह पे कर रहे हो। लेकिन ये चीज, ये हवा के अंदर कहीं पे हो रही होती है, और हवा के अंदर से होके तुम्हारे अंदर बन के आ रही होती है। ये किसी और जगह पे बन रही होती है, मतलब तुम्हारे हायर सेल्फ देख रहा होता है इसको, उसके सामने बन रही होती है, फिर वहां से तुम्हारे अंदर ट्रांसम्यूट हो रही होती है, वहां से तुम्हारे अंदर जा रही होती है ये। इस तरीके से काम होता है ये, जैसे तुम सोच रहे हो वैसे नहीं होता ये। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनते हैं, इसका मतलब क्या? मतलब मैम, जो अंदर के जो स्ट्रक्चर होंगे ना आपके, मतलब जो चक्र डॉन होंगे ना, डॉन वो ने पूछा, क्रिस्टल जैसी डॉन ने हाँ, पूछा। अच्छा, डॉन ने हाँ, तो रा कहता है, each of the energy centers of the physical complex may be seen to have a distinctive crystalline structure in the more developed entity. Each will be somewhat different, just as in your world, no two snowflakes are alike. However, each is regular. कह रहे कि देखो, जो ये जितने भी तुम्हारे चक्र होते हैं ना, ऊर्जा चक्र होते हैं जितने भी अंदर तुम्हारे चल रहे होते हैं, कह रहे इन सब का अपना अपना एक 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 क्रिस्टल जैसा वो होता है, क्रिस्टल जैसा रूप होता है इसका अपना। और जैसे जैसे वो इंसान, जो व्यक्ति मेडिटेशन करते करते आगे बढ़ता जाएगा ना, उसके अंदर धीरे 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 वो क्रिस्टल की शेप, क्रिस्टल की फॉर्म लेने लग जाता है। कहता है कि ये, हाँ, कह रहा है, और ये हर किसी के अंदर ना अलग अलग होगा। पता है क्यों? वो इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से वो होती है ना, बर्फ के जो टुकड़े होते हैं, कहते हैं अगर मान लो आसमान से अगर बर्फ गिर रही है तुम्हारे ऊपर, कह रहे वो हालांकि है तो रेगुलर शेप की, कह रहे लेकिन उनका जो मटेरियल है वो सेम है। मटेरियल सेम हो सकता है लेकिन रूप अलग हो सकता है उसका। कोई भी दो ठीक है, चीजें इस एक तरीके जैसी से हो रहा नहीं होता है। होती। हाँ, कोई भी दो चीजें एक जैसी नहीं होती है। तो फिर वो बताता है कि द रेड एनर्जी सेंटर ऑफन इज इन द शेप ऑफ अ स्पोक्ड व्हील। कह रहा है जो लाल वाला होता है ना, जो तुम्हारा एनर्जी सेंटर, कह रहा है वो दिखाया जाएगा तुम्हारे स्पोक व्हील, मतलब यानी एक चक्र की तरह। मैम स्पोक्ड व्हील जरा आप, स्पोक्ड क्योंकि लोगों व्हील को का दिखाना मतलब जरूरी है स्पोक्ड है, व्हील। मैं बताती हूँ, स्पोक्ड व्हील का मतलब मैम है जैसे इमेजेस दिखाते जाओ, इमेजेस दिखाते बैलगाड़ी जाओ, उससे होती है समझ ना। में हाँ, आएगा लोग। दिखाती हूँ। जो बैलगाड़ी होती है ना, उसके अंदर वो पहिए के अंदर बीच में लकड़ी नहीं लगाई जाती, उसको बोलते हैं स्पोक्ड व्हील। ये जैसे ये व्हील है, इसके अंदर यहाँ पे आपने बीच में वो लगा दिया डंडा, और उसको खड़ा कर दिया। जैसे ये है, यहाँ पे ये लगा हुआ है बीच में स्पोक्ड व्हील। एक मिनट, ये रहा। ये आपको इस तरह से नहीं समझ में आएगा, पता है क्यों? क्योंकि जो चक्र है वो तो लेटा हुआ है, ओके, ये पहिए की तरह। आपकी आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप सुन रहे हो। पहिया लेटा हुआ है, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन लेकिन उसके ऊपर आपके बाकी के चक्र जो हैं, बाकी के चक्र की अ, बाकी के चक्र जो ऊपर जा रहे हैं, उसकी वो जा रही है ना, अम, मतलब आपकी स्पाइन या डंडा कह लो, ऊपर वो, ये जो ये आपका यहाँ पे यहाँ पे आपका रूट चक्र लेटा हुआ है, और उसके ऊपर ये जा रहे हैं, और ये सारे के सारे वो एक रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए ऐसा लगता है जैसे ये चक्र के बीचों बीच एक डंडा ऐसे खड़ा है। उसका मतलब होता है स्पोक्ड व्हील। वो वैसी फोटो तो यहाँ मिलने से रही। चैनल्स देखूं? कोई बात नहीं, नहीं नहीं रूट, नहीं मैम, रहने दो, टाइम वेस्ट होगा। मैम टाइम वेस्ट होगा, प्लीज आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो ऑरेंज रे सेंटर पे आता है। कहता है तुम्हारा द ऑरेंज एनर्जी सेंटर इन द फ्लावर शेप कंटेनिंग 3 पेटल्स। कह रहा है कि जो तुम्हारा ऑरेंज वाला एनर्जी सेंटर होता है वो देखने में तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे एक 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 फूल हो जिसकी 3 पत्तियां हैं। हम्म। अब इसको टाइप करो मैम, फ्लावर विद 3 हाँ, पेटल्स। एक्रिल, चक्र, लोटस नहीं, मैं वो सीधा वो ही टाइप कर देती हूँ ना, तो वो उसमें पता चल जाएगा। अब ये ले, वही अच्छा था।
ये रहा आपका ऑरेंज चक्र। अब वो 3 पेटल्स मैम बोल इसके रहा है। अंदर ना इसके अंदर ज्यादा दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ 3 ही पत्तियां होती हैं उसमें। हाँ, वो तो कह रहा है 3, पर यहाँ पे तो इसलिए मैं ऐसे आपको ही कह रहा था लिखा है। 3 पेटल फ्लावर डालोगे ना तो पता चलेगा। 3 पेटल फ्लावर, इस तरह से। हाँ, इस तरीके का होता है, ठीक है। हम्म अब अगले पे चलते हैं। अगला वो कहता था येलो सेंटर अगेन इन अ राउंडेड शेप मैनिफेस्टेड एज अ स्टार। कह रहे जो तुम्हारा अगला येलो वाला चक्र होता है, उसके हम्म काफी सारे बाहर से निकले होते हैं, लेकिन वो देखने में एक स्टार जैसा लगता है। हम्म। अब आप स्टार निकालो, मैनिफेस्टेड स्टार, ऐसे करना, स्टार, मैनी मैनिफेस्टेड स्टार, मैनिफेस्टेड स्टार, मैनिफेस्टेड स्टार। मैनीफेसेटेड। एक मिनट मैं पढ़ लूं कहाँ लिखा है। मैनी फेसेटेड एज अ स्टार, मैनी फेसेटेड स्टार, ये हो गया। तो मैनी हाँ, तो फेसेटेड ये वाला स्टार, हो गया आपका ये येलो वाला। ये वाला। हाँ, ये हो गया तुम्हारा तीसरा चक्र, ये देखने में ऐसा लगता है। हम्म अब वो आएगा ग्रीन वाले पे, कहता है द ग्रीन एनर्जी सेंटर समटाइम्स कॉल्ड द लोटस शेप, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर डिपेंडेड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस सेंटर। कह रहा है कि जो अगला इसके बाद वाला होता है तुम्हारा ग्रीन वाला जो होता है वो लोटस की शेप का होता है। कह रहा है और उस लोटस के कितने क्रिस्टलिन वो स्ट्रक्चर बनेंगे ना, मतलब उसके कितनी पत्तियां होंगी। कह रही है डिपेंड करेगा उसके ऊपर कि उसको कितना कितना कितनी स्ट्रेंथ मिल रही है, मतलब कितनी ऊर्जा उसको मिल रही है, तुमने कितने दिल से उसको खोल के रखा हुआ है। कह रहा है उसके पत्ते कितने होंगे, कह रहा है वो डिसाइड करेगा तुम्हारी उस स्ट्रेंथ पे कि तुम मेडिटेशन में उसको कितने अच्छे से खोल पा रहे हो। अच्छा, ओके, ठीक है। ये रहा आपका ग्रीन चक्र। और उसके बाद आगे ब्लू एनर्जी उसके सेंटर। बाद वो अगला कहता है द ब्लू एनर्जी सेंटर। अरे यार ये क्या भूल गया, एक सेकंड। द केपेबल ऑफ ब्लू हैविंग एनर्जी सेंटर परहैप्स, केपेबल ऑफ हैविंग परहैप्स 100 facets एंड केपेबल ऑफ ग्रेट फ्लैशिंग ब्रिलियंस। कह रहे जो ब्लू वाला है ना उसके करीब करीब, मतलब परहैप्स उसके भी मतलब इसी तरीके का होगा लोटस वाला, लेकिन उसकी 100 के करीब, 100 के करीब क्या कहते हैं वो होंगे, क्या कहते हैं पत्तियां होंगी। और वो क्या कहते हैं बहुत ही फ्लैशिंग ब्रिलियंटली फ्लैश करेगा वो, हम्म बहुत ही ब्रिलियंट मतलब चमकता हुआ एकदम चमचमाता हुआ होगा वो। ये इस तरह से। अब 100 पत्तियों का क्या निकालें, हाँ इस तरीके का होगा वो। जितनी यार वो ऐसा पत्तियां। होगा तुम्हारे। हाँ, ब्लू चक्र करूं, ब्लू चक्र लोटस, क्योंकि ब्लू लोटस तो होता है। हाँ मैम ऐसा होता है देखने में, देखो इस तरीके का हाँ, और बिल्कुल शाइन करता हुआ एकदम चमचमाता हुआ, हम्म बिल्कुल ऐसा। ठीक है। इंडिगो। अगले पे चलें। हम्म तो फिर क्या था इंडिगो इंडिगो सेंटर इज मोर क्वाइट सेंटर विच हैज द बेसिक ट्राइंगुलर और three petaled shape in many, although some adepts who have balanced the lower energies may create more faceted form। कह रहे ये वाला जो होता है ना, कह रहे ये त्रिकोण की शेप में होता है। कह रहे त्रिकोण की शेप में होता है लेकिन 3 ही पत्तियां होंगी इसके अंदर, त्रिकोण की शेप में लेकिन 3 पत्तियां होंगी। अब मैम वो इमेजिन भी करना मुश्किल है थोड़ा सा, मेरे को तो लग रहा है। कह रहे और अगर किसी ने इसको अच्छे से ये इस बैलेंस तरह कर से रखा होता है ना तो इसको आमतौर पे, तो इसकी पत्तियां और बढ़ सकती हैं। हाँ इस आमतौर तरीके का, पे इस करेक्ट तरह से बताया जाता है। करेक्ट तो करेक्ट। ये और बढ़ सकती हैं पत्तियां और खुल सकती हैं, पर आमतौर पे हाँ ये एक तो दो, ये तो 3 पत्तियां भी नहीं है, ये तो 2 पत्तियां हैं। पर ये इसको थर्ड हाँ आई के हिसाब से बनाया हुआ है। ये आई थिंक करेक्ट दिस इज, ये शायद एक बेटर मैं मतलब पिक्चर होगा मेरे हिसाब से डिपिक्शन है। थर्ड। हाँ, डिपिक्शन हाँ ज्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से। हाँ, और वो ये कह रहा आगे। है कि इसकी पत्तियां वो डिपेंड करता है कि उसने इसके ऊपर कितना काम किया हुआ है इस वाले एनर्जी सेंटर के ऊपर, तो उसके हिसाब से उसकी पत्तियां भी खुलती चली जाएंगी। हम्म और लेकिन उसने ये कहा है कि ये इतना इतना ब्रिलियंटली शाइन नहीं करता है ये, शाइन हम्म तो गले वाला करता है अच्छे से और हार्ट वाला करता है अच्छे से।
अब आखिरी वाले पे चलते हैं। तो कहते हैं द वॉयलेट एनर्जी सेंटर इज द लीस्ट वेरिएबल एंड इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड इन योर फिलॉसफी अ 1000 पेटल्ड, ओए बाप रे, एज इट इज द सम ऑफ द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स डिस्टॉर्शन टोटलिटी। कह रहा है ये जो वॉयलेट रे एनर्जी सेंटर होता है ना तुम्हारा, कह रहा है इसको तुम दर्शा सकते हो 1000, मतलब 1000 के करीब पत्तियां उसकी होंगी, क्योंकि ये इन सब का मिला के इनका एक टोटल बन रहा होता है। एक व्यक्ति के माइंड बॉडी मतलब आत्मा दिमाग और शरीर का जो सम टोटल बन रहा होता है ना, वो जाके बनता है ये कम से कम 1000 पत्तियों वाला। ठीक है, आगे चलो। बस हो गया मैम, यही था इसका जवाब। तो इस वक्त लेकिन डॉन ने उसको ये सवाल पूछा था कि एनर्जी सेंटर्स जो हैं वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसने बोला, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यों बोला? यहाँ पर वो लोटस शेप बात कर रहा है, स्पोक्ड व्हील बोल रहा है, वो कह रहा है कि लोअर 3 चक्रस जो है वो गोल घूमते हैं, ऊपर के क्रिस्टलाइज्ड होते हैं। तो क्रिस्टलाइज्ड होते हैं मतलब मेरे को थर्ड आई का तो पीनियल ग्लैंड समझ में आता है कि वो तो क्रिस्टल की तरह होता ही है, और इसीलिए वो लोग एलिट्स जो हैं चाहते हैं कि ये कैल्सिफाइड हो जाए, इसी वजह से फ्लोराइड और क्लोरीन हम लोगों को खिलाया पिलाया जाता है या पानी में डाला जाता है। लेकिन बाकी के क्रिस्टलाइज्ड कैसे होते हैं मुझे वो समझ में नहीं आया। हो सकता है कोई ग्लैंड होगा, चलो ठीक है। तो अब नहीं मैम, पता है ये आपको, ये आप ना आप इमेजिन करके चल रहे हो कि ये पत्तों की तरह है, मतलब ये फ्लावर की तरह है, बट ये फ्लावर की तरह नहीं है। ये फ्लावर ही होता है लेकिन क्रिस्टल का फ्लावर होता है, उस रंग का क्रिस्टल। ग्रीन वाला होगा तो ग्रीन रंग का क्रिस्टल होगा, ब्लू वाला होगा तो ब्लू रंग का क्रिस्टल होगा, ऐसे। लेकिन होगा फ्लावर की शेप में ही। तो ग्रीन रंग का तो अपने जहां पे हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र के बिल्कुल नीचे वहां पे तो गैल ब्लैडर होता है, और गैल ब्लैडर में जो मैम पथरी वहां पे होती है कहाँ वो से? भी हरे रंग की होती मैम है, हार्ट गैल चक्र ब्लैडर भी तो हरे हार्ट रंग के का पास होता होगा है। ना। नहीं हार्ट चक्र मैम, हार्ट चक्र तो हार्ट के पास होगा ना, वहां क्या करेगा वो? नहीं नहीं, हार्ट चक्र जो होता है वो हमारे यूं कह लो कि बिल्कुल सेंटर में होता है हार्ट चक्र। थोड़ा सा हार्ट चक्र आपके हार्ट जो होता है वो आपके लेफ्ट ब्रेस्ट के थोड़ा सा नीचे होता है। जो हार्ट चक्र होता है वो आपके दोनों निपल्स के बिल्कुल सेंटर में होता है, बीच में आपके गले के नीचे। ओके, वहां पे होता है आपका हार्ट चक्र। हार्ट चक्र जहां पे है ठीक उसके नीचे आपका गैल ब्लैडर होता है। ओके, और वो ग्रीन कलर का होता है। कभी ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, मैं देखूंगा एक बार इस चीज को ना। और गैल ब्लैडर के अंदर कभी पथरी होती है ना, तो वो ग्रीन कलर की होती है। हाँ ये तो है। और लोग आमतौर पे डॉक्टर बोलते हैं गैल ब्लैडर में पथरी हो गई, पथरी हो गई तो ऑपरेशन कर दो, निकाल दो। ये बहुत गलत करते हैं, इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये डॉक्टर बोलते हैं निकल नहीं सकती पथरी, लेकिन ये निकल जाती है, बहुत ही आसान तरीका है निकालने का। और ये निकालना नहीं चाहिए। मिर्च मसाले ज्यादा खाने से होता है ऐसा डॉक्टर बोलते हैं, पर ये कोई जरूरी नहीं है। एनीवे खैर, ये आपके बॉडी के अंदर आपके जितने भी डिजीजेस होते हैं, चाहे वो किडनी में पथरी हो या गैल ब्लैडर में पथरी हो या आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो, ये सारी चीजें आपकी इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी से जुड़ी हुई हैं। ये तो अभी रा ने क्लियर कर दिया। खैर, तो डॉन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरे इंडिगो सेंटर मतलब के थर्ड आई में कुछ फीलिंग आ रही है, कुछ कुछ महसूस हो रहा है। अगर ये पूरी तरह से एक्टिव है और ब्लॉक्ड नहीं है तो क्या मुझे वहां पर कुछ भी फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा? तो मैम देखो, राज इसका जवाब दे सकता था। राज ने कहा कि अगर हमने तुम्हें इसका जवाब दिया तो ये तुम्हें कंफ्यूज कर देगा, यानी तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन हो जाएगा। अरे इसलिए इसका जवाब नहीं देंगे हम। क्यों ऐसा? होगा मैम, उसने कोई रीजन सवाल तो होगा कुछ गलत नहीं कि मैम पूछा। क्योंकि नहीं, सवाल सवाल गलत नहीं है मैम। देखो, उस अगर ये एक्टिवेट हो गया पूरी तरीके से, उस टाइम पर किसको क्या अनुभव होगा ना, अनुभव अलग अलग हो जाएंगे। तो ये कोई एक अनुभव दे दिया तो सारे इसी डायरेक्शन में दौड़ने लग जाएंगे
राह को पता है कि ये सारे एक ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे, अगर मैंने बोला वहाँ का अनुभव इस तरीके का होता है तो वो जनरल स्टेटमेंट ही देगा। क्योंकि पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होने के बाद लोगों के अनुभव अलग-अलग रहे हैं। किसी का ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जैसा अनुभव हो रहा हो सबको। मैंने जब इसलिए क्रिया उसने जवाब योग नहीं का दिया यहाँ पे, समझदारी दिखाई है। मैंने जब क्रिया योग का कोर्स कर रही थी ना, मैं 2 दिन का कोर्स था उसका, फर्स्ट लेवल क्रिया योग सीख रही थी। पहले दिन में या शायद दूसरे दिन में प्रैक्टिस करते वक्त जब वो टीचर हमको सिखा रहे थे, आई कुड लिटरली फील माई सेक्रल चक्रा जुब 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 करके ऐसे मूव होता हुआ, घूमता हुआ मुझे महसूस हो रहा था, इतना ज्यादा। और उसके बाद मुझे सोलर प्लेक्सस में भी महसूस हुआ था 2 दिन के अंदर। वो लिटरली महसूस होता है, ऐसे लगता है वहां पे कोई सुदर्शन चक्र घूम रहा है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, मुझे पता है। एनीवे तो फिर डॉन पूछता है कि मरने के तुरंत बाद जो हमारा शरीर होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप कह रहे हो प्राइमरी एक्टिवेटेड बॉडी, जो सबसे पहला जो शरीर होता है वो है हमारा थर्ड आई का, अजना का। और आपने बोला कि उससे हमारा फॉर्म बनता है, दैट इट इज अ फॉर्म मेकर, मतलब हम किस शरीर में जाएंगे, वो कैसा होगा वगैरह, ये वो तय करता है। ये ऐसा क्यों, क्या आप बता सकते हो? मैंने सवाल सही समझा ना? पा गलत तो नहीं समझा? मैम सवाल यहाँ पे एक एक त्रुटि है, यहाँ पे एक एक करेक्शन है इसमें कि हाँ। आपने ये बोला कि वो इंडिगो मतलब अजना चक्रा पे, मैम उसका चक्र से लेना देना नहीं है। जैसी आत्मा निकल के जाएगी ना, तो आत्मा मतलब मरा इंसान आत्मा निकल के उसको सबसे पहली बॉडी जो मिलेगी ना, वो मिलेगी इंडिगो कलर की, मतलब वो नीले रंग की बॉडी होगी उसकी। और वो अच्छा ही उसके फॉर्म मेकर होती है, वो ही उसको रूप देती है अगला। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। लेकिन तो जो तो फिर इंडिगो वो बॉडी मिलती है, तो कल अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो जो फोटोग्राफ कल वाले सेशन में दिखाई थी, जो हर चक्र एक दूसरे से स्पाइरल के तरह एनर्जी फील्ड में मतलब बना हुआ है, तो हमारी जो बॉडीज होती हैं उसके अंदर जो इंडिगो बॉडी होती है वो इवेंचुअली तो हमारी चक्रों से ही ताल्लुक रखती है ना? ये देखो, ये देखो। हाँ मैम, देखो देखो चक्रों से ताल्लुक रखेगी, बिल्कुल रखेगी, लेकिन यहाँ पे केस कुछ और है। वो कह रहा है अब जो फिजिकल बॉडी है वो हो गई है खत्म, मतलब जो हमारा शारीरिक रूप है वो हो गया खत्म। हाँ। आत्मा जो निकल के जाती है ना, वो जाती है जो उसको पहली बॉडी मिलती है ना, वो नीले रंग की बॉडी होगी। तो मतलब आप ये मान लो आपका शरीर जो होगा नीले रंग का होगा वहां पे। अच्छा। इंडिगो इंडिगो कलर का, सॉरी नीला नहीं इंडिगो। ओके, वो इंडिगो मतलब डार्क ब्लू ही होता है, नीला ही होता है वो? हाँ हाँ डार्क ब्लू कलर का। हाँ हाँ नीला हाँ। नहीं ठीक कोई है। लोग लाइट ब्लू ना समझ लें एक ना। मिनट, एक मिनट, यहाँ पे ये मैं दिखाती हूँ। अभी वो जो बोल रहा था ना स्पोक्ड व्हील, वो क्यों बोल रहा था? क्योंकि रूट चक्र ऐसे होता है यहाँ पर, और यहाँ ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, लेटा हुआ। और ये ओपनिंग होती है रूट चक्र की, और बाकी सारे चक्र इस तरह से कोन शेप में होते हैं आगे पीछे। रूट चक्र सिर्फ नीचे की ओर होता है, और सहस्रारा यहाँ पे सर के ऊपर सिर्फ ऊपर की ओर होता है। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे सर्कल है, उसके अंदर ये डंडे की तरह ये पूरा डंडा जैसे उसमें लगा हुआ है। और यहाँ पे ये ऑरेंज, ये येलो, ये ग्रीन, ये ब्लू, ये इंडिगो, और फिर यहाँ पे सहस्रारा। ठीक है। हाँ मैम ये अच्छी अच्छी इमेज है, वैसे इसको डाउनलोड करके रखना आप अपने पास। डाउनलोड ही करके रखी हुई है। तो खैर हम, हाँ। अच्छा अच्छा ओके। हाँ। तो क्या कहते हैं, अब इसके इस पार्ट पे आते हैं, इसके जवाब पे कि भाई पहले आपने कहा कि ये वाली मिलती है, इंडिगो रंग की बॉडी मिलती है, और आपने कहा कि यही फॉर्म मेकर होता है। कह रहा है ऐसा क्यों है, ये सवाल था ना इसका। हाँ। तो डॉन बोलता है द इंडिगो बॉडी मे बी सीन टू बी द एनालॉग फॉर इंटेलिजेंट एनर्जी। इट इज इन माइक्रोकॉज्म और माइक्रोकॉज्म द लोगोस। The intelligent energy of the mind body spirit complex totality draws its existence from intelligent infinity or the creator. The creator is to be understood both in macrocosm and microcosm, to have, as we have said, two natures: the unpotentiated infinity, which is intelligent. That is all that there is. तो वो कह रहा है कि देखो, जो इंडिगो बॉडी होती है ना,
कह रहे ये बनी होती है इंटेलिजेंट एनर्जी की, यानी उस अनंत रचयिता की जो ऊर्जा होती है ना, उसकी जो बुद्धिमानी वाली ऊर्जा होती है, कह रहे ये उसकी बनी होती है, जिसको तुम फोटॉन्स भी बोल देते हो कभी-कभी। कह रहे उसकी बनी होती है। कह रहे और ये ही होती है जिसको तुम लोगोस भी बोलते हो, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर है तुम्हारा, माइक्रोकॉस्म बोल रहा है। कह रहे तुम्हारा सूक्ष्म शरीर होता है एक तरीके का, बहुत छोटा-सा शरीर मिलता है तुमको ये, तुम्हें लग रहा हो कोई बहुत बड़ा शरीर दे दिया, नहीं, ये सूक्ष्म शरीर होता है तुम्हारा। कह रहा है कि इसके अंदर की जो ऊर्जा होती है ना, जो ये जो इसके अंदर जो वो होता है क्या कहते हैं, सॉरी अंदर नहीं, वो कह रहा है कि या ये जो ऊर्जा होती है, मतलब ये जो इंटेलिजेंट एनर्जी होती है, जो सूक्ष्म शरीर जिसके अंदर होता है, कह रहा है ये अपनी सारी की सारी जो वो ऊर्जा होती है, जो शरीर बनाने के लिए जो खींचती है, कहती है वो खींचती है तुम्हारे टोटैलिटी बीइंग, यानी जो तुम्हारा टोटल बीइंग है उससे खींचती है। कह रहा है और वो अपनी इन्फॉर्मेशन अनंत रचयिता के दिमाग से खींचता है। कह रहे क्योंकि इसी तरीके से ये जुड़ाव पैदा होता है कि तुम अभी उसमें हो और फिर अनंत वो उस टोटल बीइंग से अपने जो तुम्हारे ऊपर टोटल है, कह रहे उससे कनेक्ट होते हो, वो अनंत रचयिता की बुद्धिमानी से कनेक्ट होता है। कह रहे इसीलिए कहते हैं कि रचयिता को समझने के लिए ना, रचयिता को भी समझना ज़रूरी है मतलब, और अपने सूक्ष्म शरीर को भी समझना ज़रूरी है। कह रहे क्योंकि ये जो है ना, ये हमने तुम्हें पहले भी बताया था, इसके 2 हैं कि रचयिता तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ऑल दैट देयर इज़। कह रहा उसकी बुद्धिमानी भी हमेशा रहेगी, ऑल दैट देयर इज़। कह रहा लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, ये ठहरी हुई ऊर्जा होती है, जो धीरे-धीरे अपना रूप लेना शुरू करती है। और ये जो रूप उसको मिल रहा होता है, ये टोटैलिटी बीइंग जो होता है, वो उसकी मदद कर रहा होता है कि हाँ, भई तेरे को जैसा रूप लेना है, तो अपना रूप ले लियो अगले जीवन में तेरे को जैसा चाहिए। लेकिन उस रूप को बनते हुए को भी देख कौन रहा होता है? अनंत रचयिता। ऐसे चल रहा होता है। फिर इसके आगे बोलता है वो, फ्री विल हैज़ पोटेंशिएटेड बोथ द क्रिएटर ऑफ अस ऑल एंड ourselves as co-creators with intelligent entity which has will. This will may be drawn upon by the indigo to form making body, and its wisdom used to then choose the appropriate locus and type of experience which this co-creator or sub logos you call so carelessly a person will take. अरे वाह! क्या जवाब दिया इसने। कह रहा है ये इसके बाद ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आज़ादी तो लगी हुई है ना, कुछ भी करने की आज़ादी। कह रहा है और वो ठहरी हुई होती है रचयिता के, मतलब जो हमारा रचयिता है ना, उसके पास है, ठहरी हुई है उसके पास। कह रहा है कि और ये तुम्हारे जो क्या कहते हैं एंड आवरसेल्व्स एज़ को-क्रिएटर्स, कह रहा है और ये तुम्हारे अंदर भी होती है, क्योंकि ये बुद्धिमानी तो तुम्हारे अंदर भी है ना, जो रचयिता के अंदर है। ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुमने उसको टैप किया है या नहीं किया है ना? कहते ये जो शरीर होता है ना तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, जो ये इंडिगो बॉडी के अंदर होता है और जो तुम्हें शारीरिक रूप देता है बेसिकली बाद में जाके, कह रहा है ये उस अनंत बुद्धिमानी की जो जो ज्ञान है ना, कह रहा है उसको समझ के, कह रहे उसके हिसाब से कि हाँ, मेरे को ये ज्ञान मिल गया है, ये इस तरीके से होता है ये काम। कह रहा वहाँ से नॉलेज गेन कर रहा होता है और नॉलेज को लेने के बाद फिर अपना एक पॉइंट डिसाइड करेगा पूरे ब्रह्मांड में किसी एक जगह पे, किसी भी प्लैनेट पे, कहीं पर भी कह लो, कैसे भी। कह रहे वहाँ पे डिसाइड करेगा, कह रहे और अपना अनुभव भी चुनेगा कि अब मुझे ये वाला अनुभव चाहिए एज़ अ को-क्रिएटर, क्योंकि वो भी क्रिएटर का ही हिस्सा है। एज़ अ को-क्रिएटर वो अपने लिए चुनता है। कह रहा इसी को तुम सब लोगोस बोल देते हो, बड़े केयरलेस तरीके से, कि एक आदमी है ये तो, एक व्यक्ति है। कह रहे तुम्हें लगता है वो एक व्यक्ति है, इतने केयरलेस तरीके से तुम बोल देते हो उसको, मतलब साधारण तरीके से। कह रहे वो व्यक्ति नहीं है, वो को-क्रिएटर है। कह रहे इतने प्रोसेसेस करने के बाद बनता है वो, खुद को बनाता है। जिसे तुम बड़े आराम से यूँ बोल देते हो व्यक्ति है एक नॉर्मल सा आदमी है, और मार भी देते हो, जैसे तुम्हारा मन करे। कह रहे इतने अच्छा प्रोसेसेस से गुज़रना पड़ता है उसको। खैर ये सेशन मैम यहीं खत्म हो गया। जी, 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ ज़रा। हाँ। दीपा दीपा जॉइन हो रही है।